नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम केवल एग्जाम वाले ही प्रश्न का एग्जाम के बारे में ही बात करते हैं और उसी की तैयारी करते हैं। तो हम लोग अपना सबसे पहले पूर्वावलोकन सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम विज्ञान के पोर्शन में सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि इससे प्रश्न अधिकतर आते हैं। यानी कि बायोलॉजी सेक्शन से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न आते हैं, उसके उपरांत भौतिकी और रसायन के प्रश्न आते हैं। तो आज ये हमारा पूर्वावलोकन साइंस सीरीज का 7वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। मानव के श्वसन तंत्र के पढ़ने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासिका व नासा मार्ग, रसनी, लैरिक्स या स्वतंत्र यंत्र, ट्रैकिया, ब्राकलाई, ब्राकियोल और फेफड़े। मनुष्य के वक्ष गुहा में 2 फेफड़े होते हैं जो फुसफुस, सावरण या प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा पिघले होते हैं। मनुष्य का दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा, परंतु लंबाई में कुछ मोटा होता है। यानी मनुष्य का दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा होता है और चौड़ा होता है, परंतु लंबाई में कुछ मोटा होता है। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल फैलाए होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु पुष्टि होती है, जिसमें श्वास की वायु एवं रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। फेफड़े या फुसफुस द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। यह मानव सहित समस्त स्तनधारियों के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए फुसफुसी श्वसन कहते हैं। श्वसन एक जैविक क्रिया है जिसमें अंतः श्वसन तथा उच्छ्वास क्रियाओं के दौरान वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि प्रयुक्त होते हैं। इन क्रियाओं यानी अंतः श्वसन या उच्छ्वास के दौरान सामान्यतः नाइट्रोजन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतः श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं, जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठ में प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति करती है। लाल रुधिर कणिकाएं में मौजूद हीमोग्लोबिन प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। सामान्यतः एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिली रुधिर होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग 1.34 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। इस प्रकार 100 मिली रुधिर में हीमोग्लोबिन लगभग 20 मिली ऑक्सीजन बंधी होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड यह हीमोग्लोबिन के प्रति आकर्षक ऑक्सीजन की तुलना में 250 गुना अधिक होता है। यह रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन यानी HbCO याद रखिएगा, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। रक्त में ऑक्सीजन यानी O2 की सांद्रता में कमी आने से श्वसन की गति में क्रमशः बढ़ोतरी होती जाती है। समुद्र सतह से ज्यों-ज्यों ऊपर चलते जाते हैं, वायुमंडल में वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा तो वही रहती है, किंतु वायु का घनत्व कम हो जाता है। अतः फेफड़े पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी अर्थात हाइपोक्सिया के कारण मनुष्य को सांस
फूलने लगती है, अर्थात श्वसन दर बढ़ जाती है। प्रश्न देख लेते हैं, स्तनधारियों में श्वसन होता है, फुसफुस या फेफड़े के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? वह है नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, वह होता है सबसे पहले आप देखेंगे फुसफुस में जाता है, फिर रक्त में जाता है, फिर ऊतकों रक्त से ऊतकों में पहुंचा दिया जाता है। फेफड़े में गैसीय विनिमय स्थल है, वह है आपका एल्वियोली एल्वियोली। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? वह करती है रक्त की ऑक्सीजन की वहन क्षमता को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वह एटीपी से एटीपी में परिवर्तन के दौरान अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, वह होती है एटीपी के फलस्वरूप होती है। एटीपी की क्रिया कहाँ होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? वह रहता है फेफड़ा हमारा जो है वो शरीर ताप को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसको धैर्य से इसका एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न भी काफी संख्या में आते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कुछ सुझाव देने के लिए कमेंट भी करें। हम वीडियो जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।